हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वांटम नीट क्वेश्चन सीरीज के सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखते रहें और बने रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक को। तो देखो, यहां पर मैं 3 बातें बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले। वो 3 बातें क्या है? पहली बात यह है क्या कि अगर मान लो आपको कोई भी पदार्थ दिया है और उसमें 1 मोल के अंदर कणों की संख्या पूछी है, तो ध्यान से देखो, कोई भी अगर पदार्थ है तो उसके 1 मोल में कण कितने होते हैं? 1 मोल में कण, 1 मोल में कण होते हैं Na के बराबर। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 गुणा 10 की घात 23। इतने कण होते हैं। अब इतने कणों में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। ठीक, तो कण में कितने होंगे? 6.02 गुणा 10 की घात 23 कण होंगे। अब इसमें अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, पर इतने होते हैं। क्लियर है? पहला बेसिक। पॉइंट नंबर 2, देखो, अगर आपको किसी भी पदार्थ का 1 मोल दिया गया है और 1 मोल के अंदर उसका भार पूछा गया है, मास पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है, तो वो कितना होता है? तो वो भी मैं बता देता हूं। तो कोई भी पदार्थ तो उसके 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो अगर अणु है तो अणु भार के, अणु है तो अणु भार के, मोलिक्यूलर वेट के, और अगर परमाणु है तो परमाणु भार के, परमाणु है तो परमाणु भार के, एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो 1 मोल पदार्थ, उसका भार किसके बराबर होगा? अणु है तो अणु भार के, परमाणु है तो परमाणु भार के। क्लियर? चलो, और तीसरा जो बेसिक पॉइंट है, लास्ट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि अगर आपको एसटीपी पर कोई भी गैस का 1 मोल दिया गया है तो उसका आयतन कितना होता है? ठीक है, तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन, ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 22.4 लीटर। लीटर में तो 22.4 के इक्वल होगा। और अगर ml की बात करें तो 22,400 ml, 22,400 ml, तो इसके बराबर होता है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रखने। किसी भी पदार्थ का अगर 1 मोल दे रखा है, उसमें कणों के बारे में पूछा है, तो अवोगाद्रो संख्या Na के बराबर कण होते हैं। अब अणु है तो अणुओं की संख्या होगी, परमाणु है तो परमाणु की संख्या होगी, आयन है तो आयनों की संख्या होगी। ऐसे ही अगर किसी पदार्थ का 1 मोल दिया है और उसका द्रव्यमान पूछा है, तो सिंपल सी बात है, 1 मोल का जो द्रव्यमान है, अगर अणु है तो अणु भार के, परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर होने वाला है। और ऐसे ही एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की एक कंडीशन है, उस पर अगर कोई भी गैस है उसका 1 मोल दिया गया है तो उसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर में और 22,400 ml में, इसके बराबर होने वाला है। क्लियर है? तो ये बेसिक 3 पॉइंट हो गए। अब मोल पढ़ने से पहले एक ट्राइंगल और समझा देता हूं मैं, वो भी समझ लो। देखो ध्यान से, यहां पर बीच में हम लिखते हैं मोल, और मोल को हम डिनोट करते हैं किससे? N से। क्लियर है यहां तक? चल, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो आपको क्या दे रखा है? मोल दे रखा है। क्या दे रखा है? मोल दे रखा है, और आपको पूछा गया है कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो अभी अभी मैंने कहा है कि कणों की संख्या के अंदर क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अणु भी हो सकते हैं, यानी कि अणु की संख्या, मोलिक्यूल हो सकता है, परमाणु हो सकता है, एटम हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आयन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही
इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ये सभी कणों की संख्या में हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर आपको मोल दिए गए हैं और आपसे पूछा है कणों की संख्या, तो करना क्या है? तो यहां पर जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी पदार्थ का 1 मोल आपको दिया गया है तो उसमें कण किसके बराबर होंगे? Na के। तो अगर मान लो कोई भी पदार्थ उसका 1 मोल दिया है तो Na के बराबर है, तो 2 मोल दिया है तो 2Na, 2 से गुणा कर दो। 3 मोल दिया है तो 3Na, 4 है तो 4Na, और n मोल दिए हैं तो n इंटू Na। क्लियर हुआ? तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, मोल दिए हैं उनको Na से गुणा कर दो, कणों की संख्या आ जाएगी। अब अगर अणुओं के मोल दिए हैं तो Na से गुणा करते ही अणुओं की संख्या आएगी। परमाणुओं के मोल दिए हैं तो Na से गुणा करते ही परमाणुओं की संख्या आएगी। इलेक्ट्रॉनों के मोल दिए हैं तो Na से गुणा करते ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही औरों की भी संख्या हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ पहला कॉन्सेप्ट? चलो, अब मान लो इसका अपोजिट पूछा जाए। क्या? कि अगर कणों की संख्या दे रखी हो और आपसे पूछा जाए क्या मोलों की संख्या उसमें, कि जैसे मान लो आपको कण दिए हैं और मोलों की संख्या पूछी जा रही है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना। इधर ध्यान से देखो, कणों की संख्या में क्या करना है? कणों की संख्या, इसके अंदर आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है Na का। जो आपने मल्टीप्लाई किया था यहां, इस बार डिवाइड कर देना है। किसमें? जो कणों की संख्या आपको दी गई है। अगर अणुओं की संख्या दी गई है, Na से डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे अणुओं के। परमाणुओं की संख्या दी गई है, Na से डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे परमाणुओं के। आयनों की संख्या दी गई है, Na से डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे आयनों के। जिसकी संख्या दे रखी है मोल उसी के मिलने वाले हैं। क्लियर हो गई? चलो, पहला कॉन्सेप्ट। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। अगर मान लो आपको मोल दिया है और आपको द्रव्यमान पूछा है, या यूं कह सकते हैं भार पूछा है, ठीक है? तो कैसे? देखिए, इधर ध्यान से देखो। 1 मोल का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ है उसका 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? अणुभार, या परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर। 2 मोल होंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 मोल होंगे तो 3 से गुणा कर देंगे। यानी कि मोल दिए हैं और अगर वेट पूछा गया है, मोल दिए हैं और अगर वेट पूछा गया है तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? मोलिकुलर वेट से, यानी कि mw से। और अगर परमाणु है तो परमाणु भार, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा, उसका द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसका जस्ट अपोजिट पूछे क्या? कि वेट दिया है और आपसे मोल पूछे, तो कुछ नहीं करना। एटॉमिक वेट दिया है, उसमें डिवाइड कर दो किसका? वेट दिया है उसमें डिवाइड कर दो किसका? एटॉमिक वेट का या मोलिकुलर वेट का। तो ध्यान से देखो, जो आपको वेट दिया है, ठीक है, उस वेट में आपको डिवाइड कर देना है किसका? अगर मोलिकुलर वेट दिया है, वेट दिया है और अगर मोल पूछे किसके? अणुओं के, तो मोलिकुलर वेट से। और अगर परमाणु के मोल पूछे हैं तो परमाणु के भार से, एटॉमिक वेट से। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जो वेट दिया है उसमें mw का वेट डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे किसके? अणुओं के, मोलिक्यूल्स के। और अगर aw का डिवाइड करोगे तो मोल्स आएंगे परमाणुओं के, एटम्स के। क्लियर हुआ? चलो, तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, यहां पर आपको मोल गिवन होंगे, मोल दिए गए होंगे और एसटीपी पर गैस का आयतन पूछेगा, गैस का आयतन, वॉल्यूम पूछेगा। क्लियर? मोल आपको दिए गए हैं और एसटीपी पर गैस का क्या पूछा गया है? आयतन। तो अभी तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये ध्यान से देखो कि एसटीपी पर अगर कोई भी गैस का 1 मोल है तो उसका आयतन किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर में, और ml में कितना होगा? 22,400 ml में। तो एक बात बताओ, अगर 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है तो 2 का डबल, 3 का ट्रिपल। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, मोल जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 22.4 से, तो ये लीटर में आएगा। और अगर ml में निकालना है तो 22,400 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है क्या? क्लियर हुआ? चलो, अब इसका अपोजिट पूछा जाए आपसे। अपोजिट पूछा जाए मतलब अगर एसटीपी पर गैस का पहले से आयतन गिवन है,
पहले से आयतन आपको दिया है और उस गैस के क्या पूछे गए हैं, मोल पूछे गए, तो फिर क्या करना है, तो आपको करना क्या है वो ध्यान से देखो इधर। जो एसटीपी पर गैस का आयतन दिया है, एसटीपी पर गैस का आयतन, जो भी आयतन आपको दिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 22.4। ध्यान से देखो, अगर ये आयतन लीटर में गिवन है तो 22.4 का डिवाइड करना है, और अगर ये एमएल में गिवन है तो आप 22,400 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन पर डिपेंड है। क्लियर है? लीटर में गिवन हो तो 22.4 से डिवाइड करो, एमएल में गिवन हो तो 22,400 से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, गैस के मोल मिल जाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पर मोल टिका हुआ है। और अब देखो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो अधिकांश मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर होने वाले, तो ये ढंग से देख लें, एक बार इसको पढ़ लें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्लियर हुआ? चलो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे वो ये रहा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन प्रेजेंट इन 100 ग्राम Fe2O3 हैविंग, सिंपल सी बात ये है, और सॉरी आगे देखो, हैविंग 20% प्योरिटी। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझा देता हूं कि 100 ग्राम Fe2O3 है जिसकी प्योरिटी कितनी है, 20% है, तो हमें उसमें आयरन Fe के जो एटम्स हैं उनकी संख्या बतानी है कि उसमें Fe के एटम्स कितने। क्लियर हो गई बात? चलो सोल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले गिवन क्या है, Fe2O3। Fe2O3 इसका वेट कितना गिवन है, 100 ग्राम। देखो तरीके से करते हैं अपन, कितना का गिवन है, 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम Fe2O3 दे रखा है। क्लियर? अच्छा अगली बात, प्योरिटी कितनी दे रखी है उसकी, प्योरिटी कितनी दे रखी है बेटा, 20%। यानी कि समझो कि 100 ग्राम अगर हम Fe2O3 लें तो उसके अंदर ओनली 20% ही कौन है, Fe2O3। क्लियर है? प्योरिटी का मतलब शुद्धता में Fe2O3 कितना है, ओनली 20%, बाकी क्या है, इंप्योरिटी। तो हमें पहले इसका एक्चुअल क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल Fe2O3 कितना होगा, एक्चुअल Fe2O3 कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना था 100। क्लियर है? इसका कितना परसेंट है प्योर, 20%। तो वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 20% कितना आ जाएगा, 20 ग्राम। क्लियर है? तो एक्चुअल में Fe2O3 कितना है, 20 ग्राम है, ना कि 100 ग्राम। तो हमारे पास Fe2O3 का एक्चुअल वेट आ गया। अब आगे ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा गया था, आयरन का नंबर पूछा गया था एटम्स के। और अभी अभी हमने बात की, अगर आपको नंबर निकालने हैं, कणों की संख्या निकालनी है, तो आपको मोल को गुणा करना पड़ेगा किससे, Na से। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मोल। किसके, देखो एटम के नंबर पूछे हैं तो हमें एटम के मोल चाहिए। देखो पहले ही बता दूं मैं, देखो जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसके पहले मोल निकालो, और फिर आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, Aw से करना है, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है उससे मल्टीप्लाई करो, पहले उसके मोल निकालो। तो हमें एटम के नंबर पूछे हैं तो हमें पहले एटम के मोल निकालने पड़ेंगे। तो आओ निकालते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखो, इधर Fe2O3 है वो कितना है, 20 ग्राम। तो पहले क्या मैं Fe2O3 के मोल निकाल लेता हूं। तो बताओ Fe2O3 के मोल कितने आ गए, Fe2O3 के मोल। अब ही देखो मोल कैसे निकालते थे, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि वेट दिया है, भार दिया है, अगर मोल निकालने हैं तो अणु है तो अणु भार का, परमाणु है तो परमाणु भार का भाग दे दो। तो हमारे पास Fe2O3 का क्या है, एक मॉलिक्यूल है, अणु है, तो हमें क्या करना है, भार जो वेट जो गिवन है उसके अंदर इसके मोलिक्यूलर वेट का क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है? तो अब हम मोलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो बेटा Fe जो होता है उसका 56 है, Fe जो एटम है उसका वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 56। कितने हैं, 2, तो इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया 2, और ये हो गया 112। क्लियर?
ऐसे ही साथ में ध्यान से देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16 और कितने हैं 3, तो कितने हो गए 48, तो टोटल कितना आ गया 160। क्लियर है? तो हमें यहां डिवाइड कर देना है किससे 160 से। क्लियर? जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाएगा 1/8 मोल। चलो, तो हमारे पास Fe2O3 के क्या आ गए मोल आ गए बेटा। चलो, हमें Fe2O3 के मोल से कोई मतलब नहीं है, हमें आयरन के एटम के क्या निकालने थे नंबर, यानी कि आयरन जो है उसके परमाणु की संख्या निकालनी है। हमारे पास मोल आए हैं Fe2O3 के, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें Fe के मोल निकालने हैं, Fe एटम के मोल। तो आओ यहां पर जो Fe2O3 आपको दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखो इसको, अगर हम इसकी बात करें तो 1 मोल, अगर मैं इसको कितना मोल लेके चलूं 1 मोल, तो इसमें Fe कितने हैं 2 हैं क्या? 1 मोल Fe2O3 में Fe एटम कितने हैं 2 मोल हैं क्या? बोलो हां कि ना। बिल्कुल सही। तो Fe कितने हैं 2 मोल और ऑक्सीजन कितने हैं 3 मोल। पर ध्यान से देखो हमारे पास Fe2O3 है वो 1 मोल नहीं दिया हुआ, हमने निकाला है कितना 1/8 मोल। कितना निकाला है बेटा 1/8 मोल। तो हमें Fe2O3 1/8 मोल दे रखा है। 1 मोल में Fe कितने होते हैं 2 मोल होते हैं। तो बताओ 1/8 में, तो 1/8 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो हमारे पास Fe के मोल कितने आ गए, Fe के मोल आ गए बेटा 1/4 मोल। क्लियर है? तो ये किसके मोल आ गए Fe के मोल, Fe के मोल। क्लियर? चलो, अब Fe के मोल हमारे पास आ गए, तो हमें ध्यान से देखो Fe एटम के मोल आ गए, संख्या निकालनी है तो मोल को गुणा कर दो किससे Na से। तो यहां से हम निकाल सकते हैं Fe की संख्या, Fe की संख्या यानी कि आयरन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे बताओ, N × Na। N क्या है मोल, मोल कितने आए बेटा बताओ 1/4 इंटू Na, तो ये Na, और 1/4 कितना हो गया 0.25 और Na। कोई दिक्कत? तो फाइनली आंसर कौन सा आ गया अपना, आंसर आ गया अपना सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो शुरू में मैंने समझाए थे वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? समझ आ गया पहला क्वेश्चन? तो इसका मतलब यह है कि पहले आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप, जिसका वॉल्यूम कितना है 0.05 ml ऑफ बेंजीन और डेंसिटी कितनी है 0.78 ग्राम पर ml इज नियरली इक्वल टू। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को बेंजीन की एक ड्रॉप दे रखी है। क्या दे रखी है? बेंजीन की एक ड्रॉप जिसका वॉल्यूम कितना है 0.05 ml। क्लियर? और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.78 ग्राम पर ml। तो हमें इस ड्रॉप में उपस्थित जो बेंजीन के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या बतानी है संख्या, नंबर बताने। क्लियर है? ये वॉल्यूम दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखी है, तो बेंजीन की एक ड्रॉप में कितने अणु उपस्थित होंगे ये समझे, ये बताना। तो आ जाओ कॉन्सेप्ट वही। हमें क्या पूछा गया है मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा गया। देखो आपको कुछ भी पूछे आप पहले क्या निकालोगे मोल उसके। अब मोल निकालने के लिए हमें यहां कुछ चीजें दे रखी हैं, तो आओ हम देखते हैं क्या क्या है। तो बताओ वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 0.05 ml। क्लियर? और डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे रखी है 0.78 ग्राम पर ml। यहां तक कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हमें क्या निकाल लेना है यहां से मास निकाल लेना है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d × v। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा।
तो यहां से मास द्रव्यमान कितना आ गया, डेंसिटी कितनी है 0.78 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.05। फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, तो यहां अपने पास आ जाएगा, देखो 0 और 39 और ये 1 2 3, तो अपने पास आ जाएगा 0.0390 इतना ग्राम। तो ये क्या आ गया, मास आ गया किसका, उस बेंजीन की एक ड्रॉप का। तो बेंजीन की एक ड्रॉप का मास कितना आया, ये। चलो बहुत अच्छी बात है, मास आ गया। देखो मास आ गया है तो हम मोल भी निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है, मास अगर गिवन हो तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि अणुओं की संख्या निकालनी है तो अणु भार का भाग देना पड़ेगा, तो मोल आ जाएंगे। तो बताओ यहां पर हम बात करें तो बेंजीन के मोल कितने आ जाएंगे, यहां से बेंजीन के मोल की बात कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, बेंजीन के मोल। मोल कैसे निकालेंगे, जो वेट दिया है, वेट कितना है 0.0390, क्लियर है, डिवाइड बाई मोलिक्यूलर वेट। तो बेंजीन जो है, ध्यान से देखो इधर, बेंजीन होता है C6H6, ये बेंजीन होता है। और आप सब जानते हो कार्बन क्या होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 6, तो फाइनली कितना आ गया 72 प्लस 6 78, क्लियर। तो यहां हम डिवाइड कर देते हैं किससे 78 से। तो मोल कितने आ गए बेंजीन के, बताओ जल्दी से। तो ध्यान से देखो डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 0.01, ठीक है, और यहां आ जाएगा कितना 2, और फाइनली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.005, कितना आ जाएगा 0.005। ये क्या आ गया बेटा, मोल आ गए। चलो तो बेंजीन के मोल आ गए। देखो मोल आते ही हमें क्या करना है, अणुओं की संख्या निकालनी है, Na से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। तो देखो मोल आ गए, तो बताओ अणुओं की संख्या क्या आ जाएगी, यहां मॉलिक्यूल्स का नंबर, अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या आ गया। तो हमारे पास जो मोल्साएं हैं उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, Na से। बताओ बेटा मोल्स कितने आए 0.005, क्लियर है, इंटू Na 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो फाइनली अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 2 10, ठीक है, और 30 और इंटू 10⁻20 आ जाएगा, क्लियर। यहां से आप क्या कर सकते हो 5 इंटू 10⁻³ कर सकते हो, सोल्व कर लेना, आप सोल्व कर सकते हो। और क्या इस फॉर्म में कोई आंसर दे रखा है, नहीं इस फॉर्म में नहीं दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इस जो पॉइंट है उसको लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं, तो यहां पर आएगा 3.0 इंटू, और यहां हो जाएगा क्या 10⁻21, क्लियर है क्या, 10⁻ क्या हो जाएगा 21। तो अब ऐसा कोई आंसर है, देखो बिल्कुल ऐसा अपने पास आंसर है, आंसर नंबर सेकंड। तो अपने पास सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा, क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट वो का वो है, ध्यान से देखो, हमें पहले मोल निकालने हैं, उसके बाद हम आगे सब कुछ कर सकते हैं, क्लियर हुआ। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इफ 10⁻20 मॉलिक्यूल्स are removed from 50 milligram N2O, number of moles of N2O left is approximately। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखो कि ये कह रहा है कि हमारे को N2O5 कितना दे रखा है 50 मिलीग्राम। अगर 50 मिलीग्राम N2O5 में से 10⁻20 जो अणु हैं वो हटा दिया जाए या हटा दिए जाएं, तो जो बचे हुए N2O5 के मोल्स हैं वो कितने होंगे, क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो तो हम देख लेते हैं, आओ फटाफट से। कॉन्सेप्ट देखो वही है, कितना मिलीग्राम दे रखा है
बताओ N2O5 कितना दे रखा है आपको, N2O कितना दे रखा है 50 मिलीग्राम। देखो ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एटॉमिक वेट ग्राम में हम यूज कर रहे हैं। तो 50 को मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। मिली का मतलब कितना होता है 10⁻³ तो ये इसका क्या आ गया वेट। इसको और थोड़ा सा हम सोल्व करें तो 5 इंटू 10⁻² कर लेते हैं, तो ये आ गया इसका वेट। अच्छा वेट आ गया, क्या मैं मोल निकाल सकता हूं इसके? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताओ N2O के मोल कितने आ गए, N2O के मोल। अब मोल निकालने का सिंपल तरीका था, याद करो बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वेट आपको गिवन है तो उसमें मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट का, और एटम है तो एटॉमिक वेट का डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखो क्या हो गया 5 इंटू 10⁻², ये इसका वेट दे रखा है। इसमें डिवाइड कर दो किसका, मोलिकुलर वेट का। अब आप सिंपल सी बात आप जानते हो N2O का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा, तो निकाल लो। बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14 होता है, एक का कितने हैं 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 28 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 44 शायद, तो 44 आ जाएगा। तो ये N2O5 की क्या आ गई, मोल आ गए। और सोल्व कर लेते हैं तो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो N इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ N इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको अगर ऐसे ही रख दें हम 50 रख देते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा सोल्व करना। चलो यहाँ 50 कर देता हूँ और यहाँ -3 कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब डिवाइड कर लेते हैं, ये आएगा कितना देखो 44 1.6, तो फिर से कितना बना 1 और 16 तो 3 टाइम चला जाएगा इंटू 10⁻³ तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, मोल कितने आ गए, इतने आ गए। तो N2O5 पता नहीं कहां से आ रहा है, N2O के मोल कितने आ गए 1.13 इंटू 10⁻³ तो ये तो आ गए जो 50 मिलीग्राम N2O दे रखा था उसके मोल। अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल कितने हटा दिए, 10⁻20 मॉलिक्यूल हटा दिए। तो मॉलिक्यूल्स हटा दिए तो मोल निकाल सकते हैं। तो बताओ हटाए गए N2O के मोल, तो N2O के मोल हम निकाल लेते हैं जो कि हटाए गए। कितने हटाए गए, देखो अणुओं की संख्या दे रखी है आपको और मोल निकालना हो तो क्या Na से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल बात है। तो हमें करना कुछ नहीं है, आपको हटाए गए अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है 10⁻20, तो 1 इंटू 10⁻20 कर देते हैं। डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना है, Na से। Na कितना होता है 6.02 गुणा 10⁻23, इससे डिवाइड करना है। तो क्या मोल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो बताओ हटाए गए मोल कितने आ गए, तो अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, अप्रोक्सीमेटली इसको 6 लेके चल लेते हैं, और इंटू 10⁻³ भाई देखो ये 20 ये 23 ऊपर जाएगा माइनस के 23 हो जाएंगे, तो 20 से 20 कट गया, माइनस के 3 बच गए। तो फाइनली जो मोल आएंगे यहाँ, तो मोल कितने हो जाएंगे, तो फाइनली जो मोल हैं वो आ जाएंगे कितने, 1 में डिवाइड कर दो 6 का, तो ये आएगा 0.1, ठीक है 4 तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 10⁻³ तो कुछ आंसर ये आएगा। तो हटाए गए मोल ये है, टोटल जो 50 मिलीग्राम दे रखा था उसके मोल ये है, तो बचे हुए मोल कितने आ जाएंगे, तो बताओ बचे हुए N2O के मोल तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल कितने थे पहले आप ये बताओ मुझे। टोटल थे 1.13 इंटू 10⁻³ ये तो टोटल थे। इसमें से हटा कितने दिए आपने, इतने, तो माइनस कर दिया आपने कितने 0.16 इंटू 10⁻³ तो बच कितने जाएंगे, तो आप निकाल लो, सोल्व कर लो। तो 10⁻³ तो ये आ गया 1.13 माइनस 0.16, तो इसमें से जैसे ही हम 1.13 में से माइनस करेंगे 0.16 तो अप्रॉक्सीमेटली 0.9
7 के अप्रॉक्स कुछ आएगा, और इंटू 10 टू दी पावर -3, और 0.97 का मतलब हम कितना मान ले अप्रॉक्सली 1, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो बताओ बचे हुए N2O के जो मोल हैं वो कितने आने वाले हैं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3, और 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपन ने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं बेटा, 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझो। कैलकुलेट दी मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोलरता, मोलरता की गणना करनी है, ठीक है, ऑफ CaCl2 व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड गिव्स 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्लोराइड आयन। अब समझो इस क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि CaCl2 जो है इसको हमने सॉल्यूशन में डाला है या सॉल्यूशन बनाया है CaCl2 का, कितने 250 ml। जैसे ही ये सॉल्यूशन में गया ये टूटेगा और टूट करके क्या देगा, आयन देगा, कौन से, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो टूट करके ये क्या कर रहा है, क्लोराइड आयन दे रहा है, कितने 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इतने आयन ये क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, इसकी मोलरता निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम एक बात यहां पर देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 250 ml। तो यहां हम सबसे पहले तो वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml। चलो एक चीज हमें पता है। फिर दूसरी बात, Cl माइनस आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन को क्या हो, Cl माइनस आयन, वो कितने दे रखे हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, ये दे रखे। क्लियर है। हमें क्या करना है, मोलरिटी निकालनी इस सॉल्यूशन की। तो अब गजब की बात क्या है, मोलरिटी क्या है, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मोलरता क्या होती है, N/V, वॉल्यूम और लीटर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। मोलरता की परिभाषा क्या है कि अगर आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें विलय के सोल्यूट के मोल कितने हैं, वही उसकी क्या होती है, मोलरिटी होती है। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित प्रेजेंट सोल्यूट विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या हो गया, N/V लीटर। अब ध्यान से देखो, अगर लीटर को मैं यहां पर ml में लूं तो देखो हमें रखना लीटर में है और आपको वॉल्यूम दिया किस में है, ml में। किस में दिया है, ml में। क्लियर है कि नहीं है। तो इसको लीटर में बदल लो। तो बताओ ml वाले वॉल्यूम को लीटर में बदलेंगे तो v लीटर किसके बराबर हो जाएगा, v ml। ml वाले वॉल्यूम में डिवाइड कर दो किसका, 1000 का। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है कि आपको जैसे 500 ml आपने मिल्क या पानी लिया, कितना लीटर लिया, आधा लीटर। 500 ml का मतलब क्या होता है, आधा लीटर ही तो होता है। कैसे पता चला, 500 ml में डिवाइड बाई 1000 तो 1/2, आधा आ गया क्या, बिल्कुल सही। तो मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N, और V लीटर की जगह मैं ये रखूं तो क्या आ जाएगा, V ml, और डिवाइड में क्या आएगा, 1000, तो 1000 कहां जाएगा, ऊपर। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें वॉल्यूम किस में दे रखा हो, ml में। यहां तक की बातें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। हमें ध्यान से देखो, वॉल्यूम दे रखा है, VmL दे रखा है, 1000 फिक्स है। हमें निकालने हैं ओनली मोल। अगर मोल आ गए तो मोलरिटी आ गई। अब मोल निकालने के लिए क्या करना है, तो ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, CaCl2। इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, आयंस में टूटेगा। एक तो Ca+2 और साथ में क्या देगा, 2 Cl- देगा। भाई ध्यान से देखो, यहां CaCl2 में Cl कितने हैं, 2। क्लियर, समझो।
अब ध्यान से देखो, Cl माइनस जो है इनका नंबर दे रखा आपको, कितने दे हैं टोटल, कितने हैं Cl माइनस, तो Cl माइनस जो है वो है 3.011 गुणा 10 की घात 23, इतने आयन दिए जा रहे हैं क्या, क्लियर। अब देखो क्या आयनों की संख्या, कणों की संख्या दे रखी है, क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं, बताओ। तो बताओ Cl माइनस क्लोराइड आयन के मोल, इसके मोल निकाल लेते हैं आओ। तो Cl माइनस के मोल कितने आ गए, तो देखो कणों की संख्या 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई Na से डिवाइड कर दो, Na क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। फाइनली अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। तो बताओ Cl माइनस जो है उसके मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, बात सही है कि नहीं है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो स्टोइक्योमेट्री क्या कहती है, स्टोइक्योमेट्री कहती है कि CaCl2 अगर इसका मैं कितना मोल लूं, 1 मोल, देखो स्टोइक्योमेट्री से क्वेश्चन सोल्व होगा, CaCl2 का मैं कितना मोल लूं, 1 मोल, तो बताओ Cl माइनस कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे क्या भाई, जब ये पूरा कितना हो 1 हो तो Cl माइनस कितने मिलेंगे, 2, सही बात है। या मैं यूं कह सकता हूं कि जब 2 Cl माइनस हो तो CaCl2 कितना मिलेगा, 1, यानी कि इसका आधा मिलेगा क्या, ये भाई ये 2 है तो ये 1 मतलब आधा मिल गया, सही है कि नहीं है। तो हमें CaCl2 के मोल निकालने हैं, तो बताओ ये जब 2 मोल हो तो CaCl2 कितना मिलेगा, 1 मोल। हमारे पास Cl माइनस के मोल कितने आए, 1/2, तो बताओ इसके मोल कितने हैं, Cl माइनस के मोल कितने हैं, 1/2 हैं, तो 2 से ये 1 मतलब इसका आधा मिल रहा है। तो बताओ 1/2 से ये कितना मिलेगा, आधा इसका, तो 1/2 से ये कितना मिलेगा, आधा, 1/4। भाई 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। तो बताओ CaCl2 के मोल कितने आ गए, 1/4 मोल। देखो समझ रहा है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। तो CaCl2 के मोल कितने आ गए, 1/4, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो CaCl2 के मोल स्टोइक्योमेट्री से काम में ले लिया हमने, तो CaCl2 के मोल कितने आ गए, 1/4, बस उठा के रख दो फॉर्मूले में, आंसर आ गया। तो बताओ मोलरिटी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई, मोल कितने हैं 1/4, तो ये लो 1/4 इंटू ऊपर क्या हो गया 1000 और नीचे कितना हो गया 250, वॉल्यूम ml में 250, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो फाइनली कितना आ गया 1 कैपिटल M, तो मोलरिटी 1 कैपिटल M आ गई। आंसर कौन सा दिख रहा है, आंसर 4, तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1 कैपिटल M, 4 आ जाएगी। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस दिमाग लगाना था। स्टोइक्योमेट्री से हमें CaCl2 के क्या करने थे, मोल निकालने थे, जो कि डिटेल से मैंने समझा दिया है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ो, आ जाओ। द एवरेज मोलर मास ऑफ ए मिक्सचर ऑफ CO गैस एंड CO2 गैस इज 37। द मोल परसेंटेज ऑफ CO गैस इन द मिक्सचर इज अप्रॉक्सीमेटली। बहुत इजी है, देखो हिंदी में समझा देता हूं मैं, हिंदी वाली। क्वेश्चन कह रहा है कि CO गैस का जो औसत मोलर द्रव्यमान है वो, और CO2 गैस का जो औसत मोलर द्रव्यमान है उनका जो योग है वो कितना है 37, ठीक है, एवरेज, ठीक है। द मोल परसेंटेज ऑफ, तो हमें क्या करना है, CO का मोल परसेंटेज निकालना है, ठीक है, किसके अंदर, इस पूरे मिक्सचर में। तो याद करो एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है, इधर ध्यान से देखो। तो एवरेज मोलर मास, ठीक है, मोलर मास दे रखा है, तो एवरेज मोलर मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता था, या हम पहले एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लेते हैं, बस उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, तो AAM एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है कि परसेंटेज उपस्थिति, परसेंटेज उपस्थिति, परसेंटेज अबंडेंस, शॉर्ट में लिखा रहा हूं, परसेंटेज उपस्थिति इनटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास। बट यहां मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, यस कि नो, तो यहां हम लिख देंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास, किसका, पहले अगर हमें CO लेना है तो CO का, ठीक, फिर प्लस
सेम परसेंटेज उपस्थिति इनटू मोलिकुलर मास, क्योंकि हमें एटॉमिक मास से मतलब नहीं, हमें मोलर मास से मतलब है, तो मोलिकुलर मास किसका? CO2 का। किसका? CO2 का। क्लियर है? और डिवाइड बाई क्या कर दो? 100। डिवाइड बाई क्या कर दो? 100। तो ये आ गया क्या? एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो एटम था तो एटॉमिक मास, मोल है तो सॉरी मोलर मास, मोलिक्यूल है तो मोलर मास। तो यहां हम लिख देंगे एवरेज मोलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला होता है, डिटेल से बताया गया है 11th में हमने जब पढ़ा है। अब आगे ध्यान से देखो, अगर हम मान ले सपोज माना CO की प्रतिशत उपस्थिति, CO की प्रतिशत उपस्थिति वो हम कितनी मान लेते हैं? X। कितनी मान ली हमने? X। तो आप मुझे बताओ CO2 की कितनी हो जाएगी? CO2 की प्रतिशत उपस्थिति कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देखो, अगर ये X है तो CO2 क्या हो जाएगा? 100 में से जो बच गया वो 100 माइनस X। तो CO2 की परसेंटेज उपस्थिति या जो आप कह रहे हो मोल परसेंटेज सेम ही है, वो कितनी हो जाएगी? 100 माइनस X। और ये कितना हो जाएगा? X। क्लियर? तो रख दो। एवरेज मोलर मास कितना दे रखा है? 37 इक्वल्स टू परसेंटेज उपस्थिति कितनी दे रखी है इसकी? X इंटू मोलर मास CO का जो मोलर मास है कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16। 12 प्लस 16 कितना हो गया? ये निकाल लो भाई, CO 12 प्लस 16 28 हो गया क्या? या 38 है? 28। ठीक है, तो यहां कितना आ गया? 28 आ गया। प्लस परसेंटेज कितना है? 100 माइनस X और प्लस क्या? इनटू MW CO2 का कितना हो गया? 44 डिवाइड बाई यहां का क्या हो जाएगा? 100। तो यहां से सोल्व कर लो, तो यहां कितना हो गया? 3700 इक्वल्स टू ये 28X हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4400 माइनस 444X हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, आगे आ जाओ। ये इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 44 में 44X है और ये कितना है? 28X है। बचेगा कितना? माइनस 16X और यहाँ बच गया प्लस 4400 और यहाँ 3700। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है इसको इधर, तो 16X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4400 माइनस 3700। तो फाइनली हमारे पास 16X इक्वल्स टू कितना आ गया? तो ये बच जाएगा कितना? 700। कितना बच जाएगा? 700। और यहाँ से X कितना आ जाएगा? 700 अपॉन 16, तो 4, ठीक है, फिर 6, तो यहाँ 5 के अप्रोक्स आएगा। 5 क्या? 3 सॉरी 4 क्या? 3 के अप्रोक्स आएगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 43 पॉइंट समथिंग, तो 43.75 के समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो X CO की तो निकालनी थी, तो CO की आपने क्या मानी थी? X ही तो मानी थी, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 43.75। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि निम्न में से सही है। इनमें से आपको क्या करना है? सही पहचानना है। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज इनवैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। सही बात है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम इनवैलिड है, यानी कि लागू नहीं होता। सही बात है। क्यों? क्योंकि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं नाभिक से। जब विखंडन अभिक्रियाएं होती हैं तो न्यूट्रॉन निकल गए तो मास में क्या आ जाएगी? कमी। जबकि द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है? ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है या ना नष्ट किया जा सकता है। यही बात है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये करेक्ट, इनवैलिड, सही बात है, इनवैलिड है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CH4 इज।
देखो मैंने पहले ही कहा था, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इस बार किसके नंबर पूछे हैं? इलेक्ट्रॉन के नंबर पूछे हैं। किसमें? CH4 के 6 गुणा 10 की घात 24 जो अणु है उनमें। ठीक है, ओके सॉरी ये कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल CH4 इज, यानी कि 1 मोल CH4 में इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं? 6 गुणा 10 की घात 24। क्या सही है? देखते हैं। आओ इधर देखो, CH4 इसके अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक जो नंबर है वो कितना होता है? 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और हाइड्रोजन में कितने हो गए? देखो एक हाइड्रोजन में एक, तो टोटल कितने हैं? 4। इतने इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? चल, अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन टोटल हो जाएंगे। पर अगर मैं इसके एक मोल की बात करूं, एक मॉलिक्यूल की नहीं, एक मोल की, तो बताओ 6 मोल इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में, ठीक है, और 1 × 4 मोल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में टोटल हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? तो बताओ इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन के मोल, टोटल मोल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन के? तो देखो 6 + 4 10 मोल। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन के मोल आ गए, संख्या क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? तो बताओ, मोल को हम मल्टीप्लाई कर दे किससे? Na से। तो मोल कितना? 10। Na 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो फाइनली आएगा कितना? 6.02 गुणा 10 की घात 24। सही बात है, बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा भी सही है। क्लियर? तो आंसर तो अपने को दिख गया, क्या? ऑल ऑफ दीज। तो आंसर तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। बस हमें तीसरा और चेक करना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर H2O एंड D2। सही बात है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर संगठन का जो नियम है वो H2O और D2O के लिए लागू नहीं होता। सही बात है, क्यों? देखो स्थिर संगठन का नियम क्या कहता है? स्थिर संगठन का नियम क्या कहता है? बताओ जरा। स्थिर संगठन का नियम कहता है कि जब कोई दो परमाणु आपस में मिलकर के कोई यौगिक बनाते हैं तो उनके अंदर क्रिया करने वाले जो द्रव्यमान हैं उनका अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं? H2। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन 2 हो गया वेट, ये लो, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया? 1:8। ये हो गया, फिक्स है। कहीं से भी आप H2O को प्राप्त कर लो, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2O ही तो है, 1:8 आएगा। बट D2O में ध्यान से देखो क्या होगा। D2O देखो, ड्यूटीरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 2 होता है, तो 2 × 2, एक ड्यूटीरियम का 2 है तो 2 ड्यूटीरियम है, तो 2 × 2 4, और ऑक्सीजन का वही 16। तो रेशियो कितना आ गया? तो रेशियो आ गया 1:4। तो यहां जो संगठन है वो 1:4 में है, जबकि वाटर में जो रेशियो है संगठन है वो 1:8 में। तो यहां पर रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, क्रिया करने वाले जो द्रव्यमान है उनका जो अनुपात है वो क्या हो गया? चेंज। और चेंज हो गया तो स्थिर संगठन का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए बेटा अभी तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्या कर लिए हैं? सोल्व कर लिए हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा बेटा, ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? इफ एन आयोनाइज्ड salt contains 10% of Ki and a person takes 20 gram of the salt every day, the iodide ion going into his body every day would be approximately। अब इसको समझा देता हूं। देखो देखो, एक आयोनाइज्ड सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें आयोडीन की मात्रा है। ठीक है,
10% के आई, उसमें कितना परसेंट है, के आई कितना है, 10% के आई। और कोई व्यक्ति है वो 20 ग्राम इस सॉल्ट को क्या करता है, प्रतिदिन लेता है, ग्रहण करता है। ठीक है, एक आयोनाइज सॉल्ट है जिसके अंदर 10% क्या उपस्थित है, के आई उपस्थित है, उसका 20 ग्राम कोई व्यक्ति रोजाना खाता है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिदिन उस व्यक्ति के शरीर में जाने वाले आयोडीन आयनों का जो नंबर है वो क्या होगा, आयोडीन आयनों का जो नंबर है वो क्या होगा, संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। बाकी एटॉमिक वेट आपको पोटेशियम और आयोडीन का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सोल्व करते हैं इसको ढंग से, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सॉल्ट वेट कितना दे रखा है, सॉल्ट कितना दे रखा है, सॉल्ट आपको दे रखा है कितना, 20 ग्राम। ठीक है, और के आई कितना दे रखा है, 10%। तो सबसे देखो हमें क्या चाहिए, आयोडीन आयन। तो आयोडीन आयन कहां से मिलेंगे, के आई से। तो हमें तो ओनली के आई चाहिए, सॉल्ट चाहे 20 ग्राम खा रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो के आई से मतलब है। क्यों, आयोडीन तो इसी से मिलेगा। चल, तो के आई का वेट कितना हो जाएगा वो देखो। तो के आई का वेट क्या हो जाएगा, के आई का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो निकाल सकते हैं हम, कैसे, देखो टोटल सॉल्ट कितना था 20 ग्राम, उसमें के आई कितना है 10%, तो 10/100, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 ग्राम। बहुत ईजी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक, तो के आई कितना आया, 2 ग्राम। तो हम के आई के मोल निकाल लें क्या, तो के आई के मोल निकाल सकते हैं हम। तो बताओ के आई के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, मोल निकालो। देखो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेट दिया है, के आई के मोल निकालने हैं, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट का अणुभार का भाग दे दो। तो ध्यान से देखो ये क्या है, 2, वेट कितना है 2, अणुभार निकाल लेते हैं। आओ, के आई का अणुभार कितना हो जाएगा, तो के आई आपको दे रखा है, देखो के आई पोटेशियम का कितना है 39 प्लस आयोडीन का कितना है 127। तो फाइनली जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा शायद, बिल्कुल 166। तो अपने पास आ जाएगा कितना, 166। क्लियर, तो डिवाइड कर लो इसको, तो अपने पास 1, चलो तो ये आ जाएगा 8 और 3, तो 183। ये मोल आ गए, ये क्या आ गए, मोल आ गए। सही है कि नहीं। तो हमारे पास के आई के मोल आ गए, कोई दिक्कत नहीं। हमें पूछा क्या गया था, आयोडीन आयनों का नंबर पूछा गया था, हमें अभी के आई के मोल मिले। तो आओ आगे। अब देखो सॉल्ट खा रहा है तो उसकी बॉडी में कौन जा रहा है, के आई। अब के आई अगर जाएगा तो क्या देगा, के प्लस और प्लस आई माइनस। सही है। अब ध्यान से देखो, अगर के आई का कितना मोल जाए, 1, अगर के आई हम 1 मोल लेके जाएं तो आई माइनस भी कितना मिलने वाला है, 1। इसके 1 से ये कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। पर हमारे पास जो के आई है वो कितना दे रखा है, 1/83 मोल दे रखा है, इतना ही तो है। तो बताओ आयोडीन के मोल भी कितने हो जाएंगे, तो इसके मोल भी कितने हो जाएंगे, आई माइनस आयोडाइड आयन के मोल कितने हो जाएंगे, 1/83। सिंपल है कि नहीं है भाई। इसके 1 से ये 1 मिलेगा तो इसके 1/83 से 1/83 मिलेगा, सिंपल है, दिमाग नहीं लगाना। तो अब हमारे पास आयोडाइड आयन के क्या आ गए, मोल। तो बताओ आई माइनस आयनों की संख्या, आई माइनस की संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी बताओ जरा, संख्या हो जाएगी क्या, मोल इंटू Na। तो आयोडाइड आयन निकालने थे तो पहले आयोडाइड आयनों के मोल निकाले और मोल को गुणा कर दो Na से। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो 1/83 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अगर हम इसे सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएंगे, तो हमारे पास आंसर आने वाला है 0.6 में जाएगा नहीं, पॉइंट लग गया, 60 हो गया, 60 में जाएगा नहीं, फिर आएगा 0, तो 602 में 83, तो 7 टाइम चला जाएगा, तो 0.07। ओके, इसके बाद में 2 इंटू
10⁻23 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ऐसे फॉर्म में कोई आंसर है नहीं है, तो हम इसको चेंज करते हैं, पॉइंट को राइट साइड मूव कराते हैं, तो ये हो जाएगा 7.2। और देखो 2 डिजिट राइट में लेके गए हैं तो पावर जो है 23 वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻21। तो 7.2 इंटू 10⁻21 ऐसा कोई आंसर है। तो I माइनस आयोडाइड आयनों की संख्या, बिल्कुल आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत इजी सवाल था, अच्छा सवाल था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं, ढंग से पढ़ लेना इनको। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, यानी कि निम्न में से कौन सा जो संबंध है वो सही है, ये पूछा है। ओके, पहला A एंड B आर सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी कि A और B जो दे रखे हैं यहाँ सोल्यूट और सोलवेंट, मतलब विलेय और विलायक है। एंड XA और XB ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल भिन्न है। ठीक है, किसकी, विलेय और विलायक की। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला, मोलरिटी इक्वल्स टू एन नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर। देखो बेटा, जो नॉर्मलिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। किसका, नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, जबकि यहां मोलरिटी इक्वल्स टू, तो ये तो हो गया बेटा गलत। तो सही पूछा है तो पहला तो गलत हो गया। अगला ध्यान से देखो, अगला जो है बिल्कुल ये सही है। मोलिलिटी और मोल जो फ्रैक्शन है, मोल भिन्न है, उसमें यही रिलेशन होता है क्या कि XA इंटू 1000 अपॉन XB इंटू MB। ठीक है, क्लियर? यानी कि यहां XA और XB आपको पता था, विलेय और विलायक की मोल भिन्न है, और MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का अणुभार है। तो ये रिलेशन होता है, बिल्कुल हमने डेराइव करवा रखा था, पहले से पढ़ाया है, सही बात है। फिर है मोलिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। मोलिलिटी यानी कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, एक तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स, ऐसी सांद्रता की इकाई जिनमें क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम, जिनमें वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पर क्या करती हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। ताप पर क्या करती हैं, निर्भर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। अगर ये चेंज हुआ तो मोलरिटी में चेंज आएगा, यानी कि निर्भर करेगी। बट मोलिलिटी में क्या होता है, मोलिलिटी में होता है मोल अपॉन वेट, WB, किसमें, kg में, विलायक का भार होता है नीचे। और देखो वेट है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लो कोई ये पेन है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, जैसे ये 5 ग्राम का था, मैंने इसको गर्म किया तो ये क्या 6-7 ग्राम का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है, तो बताओ मोलरिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है कौन, मोलिलिटी। मतलब ये भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आंसर अपना कौन सा आ गया, फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया, 4 नंबर आंसर आ गया। क्लियर? चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3M Na2CO3 इज प्रोवाइडेड हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर cc, देन द मोलिलिटी ऑफ द सेम सॉल्यूशन विल बी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास Na2CO3 की मोलिलिटी कितनी है, 3 है। क्लियर? मोलिलिटी कितनी है, 3। ठीक है, जिसका डेंसिटी कितना है इस सॉल्यूशन का, 1.5 ग्राम पर cc, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या ml लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, मोलिलिटी ऑफ द सेम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की क्या चाहिए, मोलिलिटी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मोलेरिटी और मोलिलिटी के बिटवीन जो रिलेशन है, मोलेरिटी और मोलिलिटी, इसके बीच जो रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर? वो क्या है, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो इधर, मोलिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलिलिटी इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू 1000। क्या होता है, मोलरिटी इंटू 1000। साथ ही ध्यान से देखो यहां क्या होता है, D इंटू डेंसिटी इंटू 1000 इंटू सॉरी माइनस, यहां इंटू नहीं, यहां आता है माइनस m इंटू एम इंटू एम, ये रिलेशन होता है। अब यहां कौन क्या है वो ध्यान से समझा देता हूं मैं। मोलिलिटी मतलब मोललता है, कैपिटल M मतलब मोलरता है, D मतलब डेंसिटी है, कैपिटल M मोलरता होगी, और Ma मतलब विलय, जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट है। आ जाओ रखते हैं, हमें चाहिए मोलिलिटी। कैपिटल M मोलरिटी कितनी दे रखी है बेटा, 3 इंटू 1000, क्लियर, ओके, अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.5 इंटू क्या हो गया 1000, माइनस मोलरिटी कितनी है 3 इंटू MW निकाल लेते हैं। तो बताओ MW कितना हो जाएगा, Na2CO3 का निकाल लो। सोडियम कितना होता है 23, कितने हैं 2, प्लस कार्बन कितना हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16 इंटू 3, यही है। तो चलो कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 60, तो 106 हो गया। चलो 106, तो 106 सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ, हो गया होगा शायद, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 3000 अपॉन ये कितना हो गया 1500, और ये माइनस कितना हो गया 18 और 318, क्लियर। तो मोलिलिटी क्या आ गई बताओ यहाँ से, तो 3000 और ये 1500 में से 318 गए तो कितना बच जाएगा, बोलो 1182 बच जाएगा शायद, ठीक है, इतना बच गया। 3000 में 1182 का 1182 का हम डिवाइड कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम। तो 2 में ध्यान से देखो यहाँ सब में 3 आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 3 2 केवल लास्ट वाले में आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 2.54, आंसर क्या आ जाएगा 2.54। तो ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, ध्यान से देख लेना। ये रिलेशन किस किस के बिटवीन होता है, ये रिलेशन होता है मोलेरिटी और मोलिलिटी, मोललता और मोलरता के बीच होता है, क्लियर हुआ। तो हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 9। अब हम अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज इक्वल मास। बहुत इजी, खुद भी कर सकते हो ये, कि कौन सा पेयर है वो इक्वल मास रखता है, समान मास रखता है। तो यहां ध्यान से देखो, 1 मोल CaO और 1 मोल KOH। देखो हमने अभी अभी बात की थी कि अगर किसी भी पदार्थ का 1 मोल हो तो उसका भार कितना होता है, उसके अणुभार या परमाणु भार के बराबर, क्लियर। तो बताओ CaO की बात कर लेते हैं, तो CaO का कितना हो गया, कैल्शियम कितना हो गया 40, प्लस ये कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 56। ऐसे ही KOH की बात कर लो, तो पोटेशियम कितना हो गया 39, प्लस ऑक्सीजन OH कितना हो गया टोटल 17, तो 9 और 7 16 और 3 1 4 1 5, मतलब दोनों का 56, एक मोल का, क्लियर। यानी कि ये तो सही है, इक्वल मास रखता है। 1 मोल एथेनोइक एसिड और 1 मोल यूरिया। एथेनोइक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COOH, निकाल लो। देखो कार्बन कितने हैं 2, तो ये तो कितना हो गया 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो प्लस 4, और ऑक्सीजन 2 तो 16 32, तो ये कितना हो गया 24 4 28 प्लस 32, ये कितना हो गया 60। ऐसे ही यूरिया क्या होता है NH2CO NH2CO नाइट्रोजन 14 होता है, 2 गए तो 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए 4, प्लस कार्बन कितना हो गया 1 12 प्लस 16, तो ये 28 प्लस 12 और 4 16 16 32, तो ये भी कितना हो गया 60। यानी कि इनका भी क्या है सेम, तो ये भी सेम है। 1 मोल यूरिया का अभी आया कितना 60, और हाफ मोल ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसका टोटल कितना होता है 180, और हाफ मोल की बात करें तो देखो 1 मोल का 180 है, तो हाफ का कितना हो जाएगा 90 होना चाहिए भाई,
जबकि यहाँ पर आंसर आएगा नहीं। तो एक काम करें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम क्या कर लेते हैं 3 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो 3 से ये भी कितना आ जाएगा 60, यानी कि ये भी सेम। तो इसको चेंज करना भाई 1/3 करना है यहाँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल पेयर हैव सेम या ऑल पेयर हैव इक्वल मास। क्लियर है। तो अपने पास कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन। क्लियर है। इसके बाद में 10 क्वेश्चन के बाद में 11 नंबर 11वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, यहां वॉल्यूम दे रखा है और पूछा है मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा है। तो देखो आप पहले मोल निकालो और मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से, क्योंकि मोल को मल्टीप्लाई करते ही कणों की संख्या आ जाएगी। तो मोल निकालने के लिए देखो एक समझा देता हूं मैं, इसका वेट कितना दे रखा है 256, ठीक है। तो मोल कितने हो जाएंगे किसके, एसेट के मोल कितने हो जाएंगे, वेट कितना है 256 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आएगा 256, तो कितना मोल हो गया 1 मोल। और संख्या निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से। क्लियर हुआ। ऐसे ही देखो इसको डिवाइड करोगे तो इसके मोल भी क्या हो जाएंगे, कर ही देता हूं मैं कंप्लीट। तो P4 के मोल, तो वेट कितना है 124, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होगा 124, डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 1 × Na, तो ये आ जाएगी अणुओं की संख्या, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। 4 ग्राम, तो मोल्स क्या हो जाएंगे H2 के, तो मोल कितने हो गए किसके, H2 के मोल। तो देखो वेट कितना है 4, सॉरी वेट कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो 4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया H2 का 2, तो कितने आ गए 2 मोल आ गए। क्लियर है। तो 2 × Na, तो ये कणों की संख्या यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। और सेम बताओ 22.4 लीटर CO2 STP पर, तो मोल कितना हो जाएगा, तो मोल निकाल लेते हैं किसके CO2 के। तो बताओ क्या आयतन दे रखा है 22.4, आयतन दे रखा हो मोल निकालना हो तो डिवाइड कर दो। देखो लीटर में दे रखा है तो 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 1 लीटर, या आ गया सॉरी 1 मोल, क्या आ गया 1 मोल। इसको गुणा कर दो किससे, Na से। तो बताओ मैक्सिमम किस में आया H2 में, तो आंसर क्या आ गया इसका 3rd। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन ईजी था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। If 20 ग्राम CaCO3 react with 20 ग्राम of HCl, then the of CO2 produced as per the reaction is। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास CaCO3 का कितना ग्राम है 20 ग्राम है, ठीक है। किससे रिएक्ट कर रहा है ये 20 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है CO2। तो हमें क्या करना है, जो CO2 बन रहा है, ठीक है, वो बताना है कि कितना बन रहा है, CO2 कितना बन रहा है ये बताना है। क्लियर। तो ध्यान से देखो रिएक्शन दे रखी है ये रही, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं क्या कि CaCO3, देखो अब हम स्टोइकियोमेट्री से खेलने वाले हैं, 2HCl और इससे क्या बन रहा है CaCl2 प्लस H2O और प्लस साथ में क्या बन रहा है CO2 बन रहा है। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है। क्लियर है। और इस रिएक्शन में CO2 मिल रही है CaCO3 और HCl की रिएक्शन से। क्लियर। चलो सबसे पहले इसी में स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं। बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल बैलेंस है, आप देख लो बैलेंस है, सब बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। स्टोइकियोमेट्री इसके आगे कितना है, देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, रस समीकरण मिति क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों से पूर्व पहले बिफोर जो कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो स्टोइकियोमेट्री होती है। बताओ इसके पहले गुणांक कुछ नहीं है, मतलब ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, इसकी स्टोइकियोमेट्री, इसकी 1 1 और इसकी 1 सबकी। क्लियर है। तो ये स्टोइकियोमेट्री हो गई। अब हम आगे बात करते हैं गिवन दिया क्या है। तो बताओ दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है वेट दिया है कितना 20 ग्राम, इसका कितना दिया है 20 ग्राम, दोनों का वेट दिया है। ठीक है। क्या मैं मोल निकाल लूँ इनके, बिल्कुल निकाल लेंगे मोल। बताओ मोल की क्या आ जाएंगे, भार बटे अणुभार। CaCO3 का अणुभार क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो। कैल्शियम कितना हो गया 40 प्लस, कार्बन कितना हो गया 12 प्लस, ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 3, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो गया 100
निकाल सकते हो सब। तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर है। ऐसे ही इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 20/HCl का कितना हो जाएगा, देखो H का हो गया 1 प्लस Cl का कितना हो गया 35.5, तो ये आ जाएगा 36.5। और 36.5 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया बताओ जरा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से आ गया 10 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 1, ये और सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1/1.8 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 1/1.8। ठीक है, चलो तो ये मोल आ गए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमें किसके बारे में पूछा गया है, CO2 के बारे में पूछा गया है। तो देखो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है कि प्रोडक्ट कितना बनना है वो डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक। अब ये सीमांत अभिकर्मक कब यूज करेंगे, देखो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है, अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे इसका भी वेट दे दिया और इसका भी वेट, तो 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो भी देखो, ऐसा रिएजेंट या ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया में सबसे पहले क्या हो जाए, खत्म हो जाए। भाई जो पहले खत्म हो गया बाकी बचा हुआ है वो अब क्रिया कर नहीं सकता किसी से, क्यों, क्योंकि जिससे कर रहा था वो तो खत्म हो गया। तो प्रोडक्ट केवल उसी के हिसाब से बनेगा जो पहले क्या हो गया, खत्म, क्योंकि अब आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो अब हम यहां लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं तो यहां पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। इसको 1/5 जो है वो कितना आ जाएगा 0.2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0. ठीक है 10 तो 100 तो 0.55 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करते हैं, स्टोइकोमेट्री से। ध्यान से देखो स्टोइकोमेट्री क्या कह रही है कि इसके 2 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए, 1, या यूं कह सकते हैं कि इसके 1 के लिए इसका कितना चाहिए, 2। यही तो बात हुई। तो बताओ हमारे पास ये कितना है 0.2, कितना है 0.2, तो इसके 1 के लिए इसका डबल चाहिए, तो इसके 0.2 के लिए इसका कितना चाहिए 0.4। भाई इसके 1 के लिए इसका 2 चाहिए तो इसके 0.2 के लिए इसका डबल, तो 0.4 चाहिए, जबकि ये कितना है 0.55, यानी कि ये बचेगा भी क्योंकि ये तो 0.4 ही तो चाहिए। तो बताओ खत्म कौन हो गया ये, तो बताओ CaCO3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। CaCO3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, LR हो जाएगा। अब यही किसका निर्धारण करेगा, उत्पाद का। तो हो गया खत्म। यहां पर ध्यान से देखो इसके 1 मोल से CO2 भी कितना बनेगा 1 मोल, तो बताओ इसका कितना मोल दे रखा है 0.2, तो बताओ CO2 के मोल भी कितने मिलेंगे 0.2, तो बताओ CO2 के मोल कितने आ गए, CO2 के मोल, तो CO2 के मोल कितने आ गए 0.2। अब मोल आ गए, वेट निकालो, तो बताओ CO2 का भार, CO2 का भार, तो CO2 का भार आ गया 0.2 इंटू 44, मोल को गुणा कर दो अणुभार से, तो फाइनली कितना आ गया 8, तो ये आ जाएगा 8.8 ग्राम। तो आंसर क्या आ गया 8.8 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था, लिमिटिंग रिएजेंट का था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया, 13 नंबर क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया, इस क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी देख लेते हैं। रह गया, ये क्लिक हो गया डबल। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कितना 40%, हाइड्रोजन कितना 6.7%, ऑक्सीजन कितना 53.3%। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 30, देन मोलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसका वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो हमें क्या बताना है, एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। क्लियर है, चलो आ जाओ।
देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए। टेबल में देखो यहाँ सबसे पहले होते हैं तत्व, कि तत्व कौन से हैं, ठीक है। तत्व के बाद यहाँ होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, यानी कि प्रतिशत संगठन, ठीक है। फिर यहाँ हम लेंगे एटॉमिक वेट उसका, ठीक है। इसके बाद में हमें निकालना होता है मोल अनुपात। क्या निकालना होता है? मोल अनुपात, मोल रेशो। फिर इसके बाद हमें निकालना होता है सिंपल रेशो, सिंपल अनुपात, ठीक है। फिर अगर जरूरत पड़े तो सिंपलेस्ट, सरलतम अनुपात निकालना होता है, अदरवाइज हमें इन 3 चीजों से काम हो जाएगा। तो तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बताओ परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 40 है, इसका 6.7 है, इसका 53.3 है। इसका एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब देखो मोल अनुपात कैसे निकालते हैं? तो मोल अनुपात निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में हमें डिवाइड कर देना है किसका? एटॉमिक वेट का, परमाणु भार का। तो आप देखो परसेंटेज कंपोजिशन कितना है? 40 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.33। हाइड्रोजन में सेम 6.7 में डिवाइड कर दो 1 का, तो कितना आ जाएगा? 6.7। और इसमें 53.3 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 3.33 आ जाएगा, 3.3। क्लियर है? चलो तो 3.3 आ गया। अब ये तो हो गया क्या? ये हो गया मोल अनुपात। अब हमें निकालना है क्या? सिंपल अनुपात। क्या निकालना है? सिंपल अनुपात। तो ये टेबल आप ध्यान रखना, ऐसे ही बनाना आपको। सिंपल अनुपात कैसे निकालते हैं? तो सिंपल अनुपात होता है, देखो मोल अनुपात जो भी आपने निकाले, मोल अनुपात, और इसमें डिवाइड कर दो सूक्ष्मतम मोल अनुपात, सूक्ष्मतम मोल अनुपात, ठीक है। तो सूक्ष्मतम मोल अनुपात का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो इसका मोल अनुपात कितना है? 3.33। इसमें डिवाइड कर देना है सूक्ष्मतम भी 3.33, तो कितना आ गया? 1। ये कितना है? 6.7 डिवाइड बाई 3.3, कितना आ गया? 2। और ये भी क्या है? 3.3 अपॉन सूक्ष्मतम कितना है? 3.3, तो ये क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सिंपल रेशियो आ रहा है, सरल अनुपात आ रहा है, वो क्या है? पूर्णांक है, भिन्नों में नहीं है। अगर पॉइंट में आता तो फिर हमें सिंपलेस्ट सरलतम अनुपात निकालना होता किसी उचित गुणांक से गुणा करके, जबकि जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये हमारे पास रेशियो आ गया। तो ये जो रेशियो आया है, इससे अब हम इसका क्या निकालते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, देखो कार्बन कितना है? 1, तो C आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 आ गए। और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ये। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH2O। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं इसी का मास निकालूं, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूले का क्या निकालूं? मास। तो मास क्या आ जाएगा बताओ जरा? कार्बन का कितना हो गया? 12, प्लस हाइड्रोजन का 2 हो गया, 1 का 1 2, प्लस 16, तो फाइनली कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया क्या? बिल्कुल 14, 16, 14, 30 आ गया। क्लियर? तो इसका मास कितना आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कितना आ गया? 30 आ गया। अब ध्यान से देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला भी नहीं निकालना है। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला EF, ठीक है, और इनटू N, ये N, ये मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का क्या है? फॉर्मूला है EF। एम्पिरिकल फॉर्मूला को गुणा कर दो किससे? N से। अब समस्या है कि ये N क्या है, ठीक है। तो N कैसे निकाला जाएगा? तो N निकाला जाएगा अणुभार, मोलिकुलर वेट, ठीक है, अणुभार डिवाइड बाई N कैसे निकालेंगे? अणुभार डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास या द्रव्यमान, EF द्रव्यमान, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला द्रव्यमान, उससे क्या आ जाएगा? N। अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला द्रव्यमान हमारे पास आ गया कितना? 30। हमें केवल किसकी जरूरत है? अणुभार की। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणुभार निकालने के लिए ध्यान से देखो, वेपर डेंसिटी दे रखी है क्या आपको? वाष्प घनत्व दे रखा है, ये देखो वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। तो अणुभार होता है 2 गुणा
Vd वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व, तो ये हो जाएगा 2 गुणा वेपर डेंसिटी कितनी होगी 30, तो कितना आ गया 60। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो अणुभार कितना आ गया 60, इंपेरिकल फॉर्मूला द्रव्यमान कितना था 30, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है। तो अब आप बताओ यहां से मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताओ। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O इंटू एन की वैल्यू कितनी है ये 2, तो 2। तो देखो ये हो जाएगा क्या C2, ये हो जाएगा H4 और ये क्या हो जाएगा O2। तो ये हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला और दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आना चाहिए CH2O, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, और मोलिकुलर फॉर्मूला आना चाहिए C2H4O2, तो यहाँ कोई सही नहीं है। ठीक है, तो हम चेंज करना पड़ेगी, ये मिस्टेक हो गई भाई। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, 2 की जगह हम यहाँ क्या कर लेते हैं 4 कर देते हैं। ठीक है, तो C2H4O2 और CH2O, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो हाँ कि ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था और क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अपने पास। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 हम देखने वाले हैं अब। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा बेटा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द परसेंटेज मास, यहां मास और कर लेना, परसेंटेज मास ऑफ Mg इन ए बायोमोलिक्यूल इज 0.2%, देन द मिनिमम मोलिक्यूलर वेट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि कोई बायोमोलिक्यूल है जिसे हम जैव अणु कहते हैं, वृहद अणु है, उसके अंदर जो मैग्नीशियम है उसका जो परसेंटेज मास है वो कितना है 0.2% है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि उस बायोमोलिक्यूल, उस जैव अणु का मिनिमम जो अणुभार होगा वो कितना होगा। ठीक है, कि उस जैव अणु का न्यूनतम अणुभार क्या होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नीशियम का जो परसेंटेज मास है वो कितना हो 0.2% हो, यूं मान लो। क्लियर, चलो आओ देखो, परसेंटेज मास ऑफ Mg वो कितना दे रखा है 0.2%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम बायोमोलिक्यूल ठीक है में Mg का भार कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.2। कैसे, आपने देखो द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है, मतलब W/W%, परसेंटेज मास निकाला है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। ये क्या होता, ये कितना है 0.2, ये देखो ये कितना है 0.2। क्लियर है कि नहीं, 0.2% है। क्लियर, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा 0.2 डिवाइड बाई 100, 0.2 डिवाइड बाई 100 ये आएगा। अब देखो ऊपर जो होता है वो होता है सोल्यूट यानी कि विलय, और नीचे क्या होता है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो ये विलय का भार है, ये विलयन का, यानी कि अगर विलयन 100 ग्राम है तो उसमें विलय कितना होगा 0.2 ग्राम। तो यही तो बात हो गई कि परसेंटेज मास कितना है इसका 0.2, यानी कि 100 ग्राम बायोमोलिक्यूल, टोटल जो सॉल्यूशन है बायोमोलिक्यूल है उसमें मैग्नीशियम कितना होगा 0.2 ग्राम। सही बात है कि नहीं। तो इस चीज से हमें ये चीज पता चल रही है। चलो, तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्या हम, क्या कि 0.2 ग्राम Mg उपस्थित होगा कितने में 100 ग्राम बायोमोलिक्यूल में, 100 ग्राम बायोमोलिक्यूल। क्लियर। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि बायोमोलिक्यूल का हमें मिनिमम यानी कि न्यूनतम क्या निकालना है अणुभार। अब एक बात बताओ कि अगर कोई जैव अणु बना है तो उसमें मैग्नीशियम का कम से कम एक परमाणु तो होगा, आधा परमाणु तो हो नहीं सकता, कम से कम कितना होगा एक, मिनिमम कितना परमाणु उपस्थित हो सकता है, एक तो होना ही होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम एक तो परमाणु हो ही हो।
अब बताओ, अगर 0.2 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित होगा कितने में, 100 ग्राम बायोमोलिक्यूल में, तो कम से कम एक परमाणु होना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं कि न्यूनतम mg का एक परमाणु उपस्थित होना चाहिए, एक परमाणु उपस्थित होना चाहिए अगर कोई बायोमोलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, एक परमाणु का भार कितना है, एक परमाणु का भार कितना है बताओ। मैग्नीशियम 24 म्यू, 24 यू, ठीक है। तो एक परमाणु का भार कितना है, 24 यू। और अगर 0.2 यू की बात कर लो, यहां पर ग्राम हटा देते हैं, हम क्या कर लेते हैं, यू कर लेते हैं। तो यहां क्या हो गया, 100 यू बायोमोलिक्यूल में भार कितना हो जाएगा, 0.2 यू हो जाएगा। भाई ग्राम होता तो ग्राम लिख देते, यूनिफाइड मास यू लिख दिया। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू। चलो, तो 0.2 यू यूनिफाइड मास mg कितने में उपस्थित होगा, 100 यू बायोमोलिक्यूल। कम से कम एक परमाणु होगा, मतलब कितना होना चाहिए, 24 से यू, तो यूनिफाइड मास तो होना ही चाहिए। बताओ 0.2 यू इतने में होगा, तो बताओ एक यू मैग्नीशियम कितने में होगा, ये हो जाएगा 100/0.2। हमें एक नहीं, हमें मिनिमम कितना चाहिए, 24 यू। तो बताओ 24 यू यूनिफाइड मास, ठीक है, मैग्नीशियम उपस्थित होगा कितने में, 100/0.2 इंटू 24। तो फाइनली ये कितना आ गया, देखो ये और ये कितना आ गया, 12। तो ये आ जाएगा कितना, 12,000 यू। तो आंसर कम से कम न्यूनतम कितना होना चाहिए अणुभार, 12,000 यू के बराबर होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और फिर ये चैप्टर यूं मान लो कंप्लीट हमने रिवाइज कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 28 ग्राम N2 react with 10 ग्राम ऑफ H2 टू फॉर्म NH3 देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है, वो 10 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और NH3 बना रहा है, तो हमें इनकरेक्ट यानी कि गलत जो कथन है उनको पहचानना है। चलो आओ करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। तो ये रही N2 प्लस H2 और इससे क्या बन रहा है, NH3। देखो रिएक्शन को बैलेंस करना पहला काम। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ मैं 2 लगा दूं, हाइड्रोजन 6 है तो मैं यहाँ 3 लगा दूं, ये काम हो गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बैलेंस होते ही सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टोइकोमेट्री। बताओ इसकी कितनी है, 1, इसकी कितनी है, 2 और इसकी स्टोइकोमेट्री ये रही, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट है आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 लेके चलना, ये हो गया स्टोइकोमेट्री। फिर दिया है की बात कर लेते हैं। बताओ क्या दिया है, दिया है आपको, दिया है 28 ग्राम ये N2 और 10 ग्राम H2 दिया है। क्लियर, चलो ये भी हो गया। फिर इसके बाद में हमें निकाल लेने हैं मोल। मोल क्या हो गया, देखो 28/N2 का अणुभार भी 28 हो गया। ये कितने मोल दे रखा है, 1, और ये कितना हो गया 10/2, कितना हो गया 5। तो इसके 1 मोल और इसके 5 मोल दिए, ठीक है। अब देखो हमने अभी शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक से अधिक अभिकारकों के बारे में जानकारी दे दी जाए, तो देखो इसके मास और इसके मास दोनों के बारे में जानकारी दे दी, तो एक से ज्यादा अगर अभिकारकों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो इसका मतलब वहां LR कॉन्सेप्ट, सीमांत अभिकर्मक वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, अगर एक के बारे में ही बात हो रही है तो LR लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पहले हमें सीमांत अभिकर्मक ढूंढना है। अब सीमांत अभिकर्मक देखो यहां से हम सीधे ले लेते हैं। बताओ इसके मोल कितने हैं, 1, और इसके मोल कितने हैं, 5। तो स्टोइकोमेट्री के साथ हम खेलते हैं। आओ, स्टोइकोमेट्री क्या कहती है कि इसके 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए भाई, 3। सही बात है क्या, बताओ
नाइट्रोजन का मोल कितना दिया है 1 और हाइड्रोजन के मोल कितने दिए हैं 5। तो बताओ इसका 1 मोल अगर खत्म हो तो हाइड्रोजन के कितने मोल खत्म हो जाएंगे 3। तो बताओ ये कितने हैं 5 हैं। तो नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल खत्म होंगे, तो बताओ इसके 2 बचेंगे क्या, बचेंगे। यानी कि ये अभिक्रिया में पहले खत्म नहीं हो रहा। खत्म कौन हो रहा है पहले N2। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। सीमांत अभिक्रमक कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो आ जाओ N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सही बात है भाई, इसने इनकरेक्ट पूछा है तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो सही बात है। 2 मोल ऑफ H2 इज लेफ्ट इन एक्सिस, ये भी सही बात है। देखो एक के लिए 3 चाहिए तो एक के लिए 3 खत्म हो गए तो बच गए कितने 2, तो लेफ्ट कितने हैं 2। 2 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, NH3 कितना बनेगा वो भी देख लेते हैं। आओ बताओ लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है LR वो ही डिसाइड करता है उत्पाद की मात्रा को। अब ध्यान से देखो यहां पर स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा 2 मोल। तो बताओ इसका दिया भी कितना था 1 मोल, तो बताओ NH3 बनेगा कितना 2, क्योंकि इसके 1 से इसका 2 बन रहा है तो इसके 1 से ये 2 ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है, 2 मोल ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, मतलब ये भी क्या है सही। इनकरेक्ट पूछा था। चलो लास्ट देखो 0.5 मोल ऑफ N2 इज लेफ्ट इन एक्सेस। देखो N2 तो बचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि N2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि सबसे पहले अभिक्रिया में क्या हो जाएगा खत्म। बात समझ में आ गई। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है 4। तो अपना आंसर भी क्या आने वाला है 4। क्लियर। तो ये 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहां तक की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और यहां तक आने के लिए, पढ़ने के लिए, साथ देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चैप्टर का रिवीजन आपको करवाते रहेंगे, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू बच्चों, वंस अगेन।